आप हमारे पृथ्वी ग्रह के बारे में क्या जानते हैं? हम सभी इस विचार से परिचित हैं कि इस पृथ्वी पर बड़ी संख्या में और विविधता में जीवित जीव है। अब तक हमें यह नहीं पता है कि कोई अन्य ग्रह इस पर जीवन रखता है और फिर भी अन्य ग्रहों पर जीवन होने के बारे में शोध जारी है। पृथ्वी पर विविध जीवों के अस्तित्व के पीछे क्या कारण है? क्या वे पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से मौजूद थे? आप पहले ही सीख चुके हैं कि पृथ्वी लगभग 4.8 अरब साल पहले बनी थी और जीवन का पहला रूप केवल लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था। पृथ्वी पर जीवन के निर्माण के लिए कौन से परिवर्तन होने चाहिए थे? जीवित जीवों में कौन से परिवर्तन होने चाहिए थे ताकि वे अधिक और अधिक जटिल हो जाए? मैं स्फूर्ति हूँ। आइए इस विषय में ऐसे रोचक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। जीवन का विकास, कक्षा 8वीं, जीव विज्ञान का भाग 1। लगभग 4.8 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो यह गैस का एक गर्म घूमने वाला गोला था। पृथ्वी की शुरुआती अत्यधिक उच्च तापमान और शुष्क जलवायु ने जीवन के प्रकट होने और अस्तित्व के लिए असंभव बना दिया होगा। अब यह काफी स्पष्ट है कि जीवित या जीवित होने का क्या अर्थ है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। उपलब्ध साक्ष्यों के साथ वैज्ञानिकों ने संभावित घटनाओं की श्रृंखला को ट्रेस किया जो पृथ्वी पर पिछले 1 से 4 अरब वर्षों में हो सकती थी। सीखने के परिणाम। इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जान सकेंगे। जीवन की उत्पत्ति के दौरान पृथ्वी पर होने वाले आवश्यक परिवर्तनों को समझें। प्राचीन और वर्तमान पृथ्वी के वायुमंडल के बीच अंतर करें। मुख्य शब्द: सहपुंज, चयापचय, आदिजीव, वातावरण, किण्वक, स्वपोषी। आइए याद करें कि यह लुईस पास्चर थे जिन्होंने प्रसिद्ध हंस गर्दन फ्लास्क प्रयोग किया था। लुईस पास्चर ने एस आकार की गर्दन या हंस की गर्दन के साथ एक विशेष फ्लास्क का इस्तेमाल किया
इसलिए इसका नाम हंस गर्दन फ्लास्क है। फ्लास्क में पोषक तत्व युक्त शराब और इसे संक्रमण कहा जाता है। इसके बाद संक्रमण को उबाला गया जिससे इसमें मौजूद किसी भी सूक्ष्मजीव को मार दिया गया और इसे बैठने दिया गया। संक्रमण हवा के संपर्क में था, लेकिन धूल के कण हंस गर्दन फ्लास्क के वक्र में फंस गए थे। संक्रमण में सूक्ष्मजीव कभी नहीं दिखाई दिए। जब फ्लास्क की टिप टूट गई और हवा को संक्रमण में प्रवेश करने दिया, तो सूक्ष्मजीव संक्रमण में दिखाई देने लगे और तेजी से बढ़ने लगे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सूक्ष्मजीव स्वतःस्फूर्त जनन है, परिणाम स्वरूप प्रकट नहीं होते हैं। इसके साथ इन्होंने साबित कर दिया कि सभी प्रकार के जीवन केवल पूर्ववर्ती जीवन से ही उत्पन्न होते हैं। हालांकि एक सवाल अभी भी अनुत्तरित रहा। पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप कैसे प्रकट हुआ? इस प्रश्न का उत्तर एक सिद्धांत के रूप में आया जिसे रासायनिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत ओपेरिन और हैल्डेन द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया गया था। सिद्धांत मानता है कि पृथ्वी की सतह और वातावरण अपने अस्तित्व के पहले अरब वर्ष के दौरान आज की स्थितियों से मौलिक रूप से भिन्न थे। प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। पहला जीवन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला से उत्पन्न हुआ। सौर विकिरण, पराबैंगनी किरणों और बिजली इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत होंगे। पृथ्वी के गठन के शुरुआती दिनों में भारी तत्व जैसे कि लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र में मौजूद थे। तुलनात्मक रूप से हल्के तत्व जैसे कि एल्यूमीनियम और सिलिकॉन ने मध्य परत बनाई। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे तत्व सबसे बाहरी परत में पाए गए। उच्च तापमान के कारण इन तत्वों के परमाणु अणुओं का निर्माण नहीं कर सकते थे।
जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, परमाणु अणुओं का निर्माण करने लगे। पृथ्वी का शीतलन हजारों वर्षों तक जारी रहा। विभिन्न तत्वों के परमाणु यादृच्छिक रूप से एक साथ अणुओं का निर्माण करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप अणुओं का निर्माण हुआ। सबसे पहले बने अणु हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल वाष्प H2O के थे। इन यौगिकों ने जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल अणु बनाए। यहाँ तक कि आणविक ऑक्सीजन O2 भी बनती पाई गई है। लेकिन यह संभवतः अन्य तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, आयरन के साथ मिलकर उनके संबंधित ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसलिए यह माना जाता है कि प्रारंभिक वातावरण में आणविक ऑक्सीजन नहीं थी। यह माना जाता है कि जल वाष्प ने बादलों का निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों वर्षों तक लगातार वर्षा हुई। कहा जाता है कि वर्षा जल ने पृथ्वी की सतह पर गड्ढों और बेसिनों को भरकर महासागरों का निर्माण किया। पृथ्वी के और अधिक ठंडा होने के साथ अकार्बनिक अणु एक दूसरे के साथ मिलकर सरल कार्बनिक यौगिकों को निर्माण करते हैं। माना जाता है कि इस स्तर पर साधारण शर्करा, फैटी अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनी अम्ल और नाइट्रोजन बेस बन गए थे। ये परिवर्तन बिजली के निर्वहन और पराबैंगनी किरणों के कारण ऊर्जा की उच्च मात्रा की उपस्थिति में स्थान लिया। इस ऊर्जा ने अकार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने में मदद की। जैसे जैसे पृथ्वी और अधिक ठंडी हुई, ये यौगिक आपस में मिलकर जटिल यौगिक बनाने लगे। हाल्डेन ने सुझाव दिया कि जटिल कार्बनिक अणुओं के संचय के कारण समुद्र का पानी अंततः एक प्रकार के गर्म पतला रूप इसमें बदल गया। इस सूप में अणुओं ने परस्पर क्रिया की और अधिक जटिल अणुओं के निर्माण के लिए एकत्रित हुए। यह माना जाता है कि बड़े अणुओं के समुच्चय ने उनके अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल के कारण बड़े आकार के कणों का निर्माण किया।
इन समुच्चयों को सहपुंज कहा गया है। पीने के अणुओं के प्रति उसकी आत्मीयता के कारण प्रत्येक के चारों ओर पानी के अणुओं का एक लिपि बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि इससे रासायनिक प्रतिक्रियाओं इसकी संभावना बढ़ गई है। धीरे धीरे रासायनिक पदार्थों का टूटना और बनना शुरू हो गया। सहपुंज ने न केवल वृद्धि प्रदर्शित की, बल्कि गुना करना भी शुरू कर दिया। सहपुंज लगातार समुद्र से नए पदार्थों को ग्रहण करना और अपमानित पदार्थों को मुक्त करना जारी रखा। इस प्रकार उन्होंने जीवन के मूल गुणों जैसे कि चयापचय, वृद्धि और प्रजनन का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे जटिल कार्बनिक यौगिकों के समूह न्यूक्लिक अम्ल सहपुंज का सटीक नियंत्रण करने लगे। इससे नाभिकीय अम्ल को आनुवंशिक सामग्री के रूप में स्थापित किया गया। समय के साथ सहपुंज पहले जीवित तंत्रों में स्थापित हो गए थे, जिन्हें आदिजीव नाम दिया गया है। आदिजीव में कुछ प्रोटीनों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने की क्षमता विकसित की। इस प्रकार पहले किण्वक के रूप में कार्य किया। समय के साथ आदिजीव एक प्रोटीन चर्बी झिल्ली में संलग्न हो गए। इस संपत्ति ने उनकी जीवित रहने की क्षमता में सुधार किया। चयापचय, वृद्धि और प्रजनन नियमित, सटीक और नियंत्रित हो गए, जिससे पहली कोशिकाओं का निर्माण हुआ। जीवन के पहले रूप ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में विकसित हुए। इसलिए यह माना जाता है कि जीवन के इन आदमी रूपों ने कार्बनिक यौगिकों को किण्वन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की। इस प्रकार वे विषम पोषजनों थे, जिन्हें भोजन के रूप में तैयार कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता होती थी। आदमी पृथ्वी पर स्वपोषी बहुत बाद में उभरे माने जाते हैं। नीले हरे शैवाल के रूप में स्वस्थ जीवों की उपस्थिति ने पृथ्वी पर स्थिति को बदल दिया। इन जीवों ने वातावरण में मुक्त आणविक ऑक्सीजन जारी की।
धीरे धीरे इसे ऑक्सीकरण प्रकार में बदल दिया। आइए पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति की ओर ले जाने वाले घटनाओं के क्रम को यहाँ देखिए। याद रखने योग्य मुख्य बिंदु। लुईस पास्चर ने प्रसिद्ध हंस गर्दन फ्लास्क प्रयोग किया है और साबित किया है कि सभी प्रकार के जीवन केवल पूर्ववर्ती जीवन से ही उत्पन्न होते हैं। रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरन और हेल्डन द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया गया था। बड़े अणुओं के समुच्चय ने उनके अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल के कारण बड़े आकार के कणों का निर्माण किया और उन्हें सहपुंज कहा गया था। सहपुंज ने चयापचय, वृद्धि और प्रजनन जैसे जीवन के बुनियादी गुणों का प्रदर्शन किया। सहपुंज पहले जीवित तंत्रों में स्थापित हो गए, जिन्हें आदिजीव नाम दिया गया। रासायनिक विकास से उत्पन्न आदमी कोशिकाओं ने धीरे धीरे जीवाणु, शैवाल, कवक और एककोषीय प्रजीव संबंधी जैसे जीवों को जन्म दिया।